Hello दोस्तों, तो today we are going to talk about a new topic and a new chapter after completing that chapter, and that is the next chapter, chapter number 10, microbes and human welfare. Okay, तो जैसे ही हमें word strike होता है microbes, हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, that is disease, something which is dreadful, right? But every time it is not so. So microbes are often they are also useful to us. ओके तो एक ऑफ कोर्स माइक्रोब्स हार्मफुल है हमारे लिए, बट देर आर सर्टेन माइक्रोब्स विच आर ऑल्सो यूजफुल, एंड येस ऑफ कोर्स वी आर यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर डे टू डे लाइफ, राइट. तो अब हम स्टडी यहाँ पे करेंगे कि अगर माइक्रोब्स के बारे में बात करें तो माइक्रोब्स क्या है. तो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, यू कैन सी दैट दे आर अ बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. राइट. सो इफ वी टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, मतलब क्या है, वो इकोसिस्टम का एक लिविंग और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. अगर एनवायरमेंटल बेसिस के ऊपर जाएं तो दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज डीकम्पोजर्स. Right, so you can say that microbes are one of the important components of the ecosystem, जो biological component है, living component है, right? यहाँ पे the next point that I have mentioned, so they are the biological component of ecosystem. The second thing is what? They are omnipresent. The word omnipresent means what? They are present everywhere, right? So whether you see a water or a what you can say is कहीं पे आप सैंड में, सॉइल में देखो, हवा में देखो, everywhere they are present everywhere at each and every places. So you can say that they are present everywhere. Okay, there are certain bacteria which are also called as archaebacteria or they are also known as extremophiles. अब ये archaebacteria या तो फिर extremophiles क्या है? So let me tell you that extremophiles they live in a extreme conditions. ठीक है, जैसे कि थर्मल वेंट्स होते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, जैसे कि कहीं पे बॉइलिंग वाटर निकलता है, लाइक अंदर से, लाइक सॉइल के अंदर से ही, लाइक हॉट वाटर की स्प्रिंग्स होती है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स. ओके, सो वो है, स्प्रिंग्स है, कहीं पे आइस, स्नो के लेयर्स जम जाते हैं, इवन वहां पे भी कुछ बैक्टीरिया हमें देखने मिलते हैं. 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा भी कुछ बैक्टीरिया टॉलरेट कर सकते हैं. वायरसेस टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं. तो सच बैक्टीरिया विच कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, या तो फिर हम कहेंगे एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस, दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज हेलोफाइल्स, राइट. तो ऐसे अलग अलग टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज एक्सट्रीमोफाइल्स. So you can say that they survive in extreme conditions. Okay, कैसे conditions में survive करते हैं? So they survive in extreme conditions. Next अगर हम बात करें तो microbes में what we will be including over here? So we will be including fungi, then bacteria, then protozoa, then viruses, viroids, and the prions. Viroids क्या है? Viroids is a kind of a very tiny, extremely small, even smaller than viruses. एक infectious agent होता है that is just composed of RNA, right? और prions क्या है? Prions are the infectious proteins. तो अल्टीमेटली हम अगर यहाँ पे बात करें तो ये सब जो चीजें हैं वो यूनिसेलुलर्स भी हो सकते हैं, वो मल्टीसेलुलर्स भी हो सकते हैं, राइट. So they are basically considered as microbes. Microbes are generally, अगर हम देखें तो they are not visible with the naked eye, right? We need something like microscope to see them, but not for all of them. And अगर microbes को हम cultivate करते हैं, if we grow it on certain things like nutrient medium, तो उनकी colonies बन जाती है. Okay? तो colonies कैसे होती है? जैसे कि ये पेट्री प्लेट का upper view मैंने यहाँ पे दिया है. So you can see that this is the colonies, okay, colonies of bacteria. So this is visible. भले आपको बैक्टीरिया दिखाई ना दे, सपोज एक सिंगल ईस्ट ना दिखाई दे, लेकिन आपको उनकी कॉलोनीज जो होती है, जो न्यूट्रिएंट मीडियम पे इस तरीके से ग्रो होती है, दैट इज विजिबल. नेक्स्ट, सो हम कहते हैं ना माइक्रोब्स आर हार्मफुल एंड यूजफुल बोथ. तो हम ऐसे ही
थॉट लेके चलते हैं दिमाग में कि लाइक माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओ दे आर हार्मफुल, वी जनरली कंसिडर्ड एज जर्म्स, राइट? ऐसे नहीं होता, दे आर ऑफन यूज्ड। सो लेट अस सी इन दिस चैप्टर कि हम माइक्रोब्स को ह्यूमन वेलफेयर में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वेयर डू वी यूज द माइक्रोब्स इन आवर डे टू डे लाइफ, एंड लाइक कहाँ कहाँ उनका एप्लीकेशंस है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हाउस होल्ड में है, एंटीबायोटिक्स में है, then you can say we can make certain enzymes in that, we can make alcohol, industrial applications है, right? So there are vast biofertilizers है, फिर biocontrol agents है, ये सब तरीकों में भी हम बैक्टीरिया या फिर वायरसेस को या तो फिर प्रोटोजोअस को हम यूज कर सकते हैं। So ultimately we can say that the microbes are not always harmful, they are useful also. So first topic is all about microbes in the household product. Okay, so first thing which I have written, household product. मतलब household में हम day to day life में which microbes do we generally use? So first thing is, let us take a very important diet, we call it as probiotics. Okay, probiotics जिसमें आपको तुरंत ही स्ट्राइक होगा, we are talking here about कुछ नहीं दही, we are talking about curd, right? तो curd, अब curd बनाने के लिए आपने देखा होगा कि your mom क्या कहती है कि छोटा सा स्पूनफुल कर्ड लेके मिल्क के अंदर डाल देते हैं, उसको स्टर कर देते हैं, हम गुजराती में उसे मोरवण कहते हैं, राइट? And in English, that small teaspoon of curd is what you are adding into the milk is known as starter or inoculum. याद रखना, the word is known as starter या तो फिर inoculum. तो let's say कि एक छोटा सा amount of milk we have taken और उसमें हमने स्पून, minute जो 2 spoon of बैक्टीरिया डाले। बैक्टीरिया का मतलब हमने बैक्टीरिया चुन के नहीं डाले, we have added curd only. कर्ड जो छोटा अमाउंट में डाला है, that consists of a bacteria called lab bacteria. Please, the chapter is really easy. आपको सिर्फ बैक्टीरिया के नाम याद रखना है और वो किस चीज में यूज होता है वो याद रखना है। So सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस देखेंगे लैब बैक्टीरिया। लैब, the full form is lactic acid bacteria. What is the full form? Lactic acid bacteria. You can see I've written over here lactic acid bacteria, and they are also called as lactobacillus. क्या कहा जाता है उन्हें? Lactobacillus. तो जैसे हमने मिल्क लिया, we have taken milk, we have added some little amount of curd in that. We can also call it as starter or you can call it as inoculum. Remember, the small amount of bacteria as in the form of curd which we are adding into the milk is known as inoculum or a starter. ठीक है? तो क्या होगा, फिर वो बैक्टीरिया जैसे ही अंदर जाएंगे मिल्क के अंदर, उसको हम स्टर करेंगे, इट विल प्रोड्यूस लैक्टोज में से बनाएगा वो लैक्टिक एसिड। ठीक है? यू कैन सी ओवर यू हैव मेंशन कि लैब विल एक्ट एज अ स्टार्टर एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू द लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। अब जैसे ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, एसिड है, ठीक है, तो जो मिल्क का प्रोटीन होगा वो उसे क्या कर लेगा, वो उसे कोएगुलेट कर देगा, वो उसे सेपरेट कर देगा। ठीक है? तो कर्ड इज एक्चुअली वो कोएगुलेटेड प्रोटीन होता है मिल्क का जो सेपरेट हो जाता है। ओके, सो मिल्क प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस लैक्टिक एसिड गेट्स कोएगुलेटेड एंड दिस कोएगुलेटेड मिल्क प्रोटीन इज व्हाट यू कॉल इट एज कर्ड। ठीक है? रिमेम्बर, जैसे आपने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाले, क्या होगा, मिल्क का अंदर जो लैक्टोज होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वो जो एसिड है वो मिल्क के प्रोटीन को पार्शियली सेपरेट कर देगा, राइट, एंड दैट इज गेटिंग कोएगुलेटेड एंड वी कॉल इट एज कर्ड। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कर्ड? The importance of curd is that it improves digestion. वो digestion को improve करता है और हमारे इंटेस्टाइन में अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं तो वो उसे किल कर देगा। ओके, सो इट विल किल द हार्मफुल बैक्टीरिया इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इम्प्रूव्स द अब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर हमारे पास कर्ड का डेली व्हाट यू कैन से कंजम्पशन करते हैं तो दैट विल improve the absorption of vitamin B12. Okay, the next is the South Indian dish, we call it as idli. तो idli बनाते वक्त you might have seen that your mom is making a dough
and she's adding a bit of curd inside that. Again, that curd over here is acting like inoculum या starter. वो उसमें हम क्या करते हैं, रात को कर्ड मिला के रख देते हैं तो सुबह में डॉ पूरा ऊपर आ जाता है, राइट. व्हाट इज दैट? एनारोबिक फर्मेंटेशन इज टेकिंग प्लेस, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पूरे डॉ को क्या करता है, पूरा वो ऊपर लेकर आता है. ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन से दैट वी आर एडिंग कर्ड आल्सो इन दैट. सो अगेन ओवर हियर आल्सो वी यूज द लैब बैक्टीरिया. CO2 is produced because again यहाँ पे क्या हो रहा है, fermentation हो रहा है. Okay, so that will make the dough fluffy. Okay, एकदम वो ऐसे ऊपर आ जाएगा, जो भी vessel में हमने कंटेनर में लिया है, the dough will come up. So you can see that without this lab bacteria, it would be not easy to make such delicious food, right? The next is bread. Bread या फिर biscuits या हम कुछ भी बात करें, if you talk about anything which is we are producing in the bakery, you know, हम ब्रेड के अंदर छोटे छोटे होल्स देखते हैं. वो होल्स क्या होते हैं एक्चुअली, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड. ओके, और यहाँ पे भी डॉ के अंदर फर्मेंटेशन ही होता है, बिकॉज अल्टीमेटली डॉ में स्टार्च और मतलब शुगर्स होती हैं. यू नो दैट हम जो भी सीरियल्स देते हैं, जिसके व्हीट का ब्रेड बनाया, तो व्हीट में अल्टीमेटली ग्लूकोज वगैरह तो होगा ही, राइट. तो उसका फर्मेंटेशन कर देता है. अब यहाँ पे व्हाट डू वी ऐड इन बेकिंग, लाइक बेकरी में हम लोग कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं. सो ओवर हियर वी यूज अ फंगस नेम Saccharomyces cerevisiae. Okay, what do we call it as? Saccharomyces cerevisiae. It is also known as baker's yeast. बेकिंग में आप चाहे बिस्किट ले लो, कुछ भी ले लो, यू नो, उसके अंदर ऐसे ब्रेड के अंदर होल्स होते हैं, तो वो किस चीज के होते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. और आप जब चू करोगे तो थोड़ा सा आपको स्वीट लगता है, बिकॉज देयर इज अ लिटिल ऑलमोस्ट रेयर, आई वुड से नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ अल्कोहल. इसी वजह से वो ब्रेड का टेस्ट लिटिल बिट क्या होता है, स्वीट होता है. तो यहाँ पे यीस्ट कौन सा फर्मेंटेशन करते हैं, अल्कोहल फर्मेंटेशन. अल्टीमेटली इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दैट पोर्स and a very partial amount of alcohol, very partial amount, okay, is remaining. So when we eat it, like when we chew it, it tastes a bit sweet. तो यहाँ पे हमने कौन सा microorganisms ultimately use किया, is a baker's yeast. It is also known as baker's yeast. The name is Saccharomyces cerevisiae. Okay. The next is the traditional drink, what you call it as ताड़ी, जिसे हम कहते हैं लोकल लैंग्वेज में. यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज तोड़ी. यू नो दैट वो हम किस में से बनाते हैं, जो पाम ट्री होता है, राइट. गुजराती में हम उसे नीरो कहते हैं, नीरा. नीरा अगर फर्मेंट हो जाता है तो वी कॉल इट एज ताड़ी, राइट. सो वी कैन से दैट ये किस में से बनाते हैं, वी मेक इट यूजिंग द पाम सेप. पाम ट्री में से जो वो नीरा निकलता है, राइट, उसको हम फर्मेंट होने देते हैं, तो फिर वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स अ ताड़ी. सो अगेन वहां पे किस चीज की एक्शन हो रही है, the microbes are acting on that todi and then it is getting converted in, on nira, and then it is getting converted into the todi. Further things, fermentation microbes अगर हम अप्लाई करेंगे, फिश है, सोयाबीन्स है, सोया सॉस आपने सुना होगा, टेम्पे होता है, नेटो होता है, राइट, बैम्बू शूट्स होते हैं, ये सब चीजों को फर्मेंट किया जाता है और उसको स्टोर करके उसको सेल किया जाता है. दीज ऑल आर एडिबल प्रोडक्ट्स, राइट. तो हम इसे यूज करते हैं एज अ फूड. तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे, लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. अगर हम पिकल्स की बात करें, राइट, जो घर में हम कहते हैं अधाणु गुजराती में, राइट. सो इफ यू मेक पिकल्स, यू नो दैट पिकल्स को बनाने के लिए उसको हम थोड़े टाइम फर्मेंट करते हैं और फिर बाद में वो मैंगो का या कोई भी चीज का पिकल्स बनाते हैं. तो उसके ऊपर कौन सी फंगस लग जाती है, लेट मी टेल यू दैट इट इज एस्परजिलस. ओके, और उसके जैसे आपको पता होगा, तो कहीं ना कहीं अगर हम कुछ भी आथा चढ़ाने रखते हैं या तो फिर हम कहें कि फर्मेंट करने के लिए रखते हैं, तो वहां पे थोड़ी बहुत फंगस आ ही जाती है. तो व्हाट इज दैट फंगस, दैट फंगस इज एस्परजिलस निगर, और वो प्रोड्यूस करती है सिट्रिक एसिड, जिसकी वजह से हमें कुछ खटास, मतलब खट्टा खट्टा लगता है, राइट. द टेस्ट गोज सार. Okay, so ultimately we use this kind of microbes in our day-to-day life. The next is cheese, right? So cheese में क्या होता है कि मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं. चीज एक मिल्क प्रोडक्ट है जो हम जनरली डेयरी इंडस्ट्री में बहुत ही प्रोफाउंड और बहुत ही लाइक वी कैन से दैट अल्टीमेटली लाइक द मोस्ट फेवरेट फूड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस. But you know that cheese has got different flavors like Roquefort cheese,
देन कैन से स्विस चीज। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही चीज के एग्जाम्पल लिए हैं। अगर स्विस चीज है तो आपने उसमें बड़े बड़े होल्स देखने मिलेंगे। ओके, तो ओवर हियर व्हाट बैक्टीरिया इज यूज्ड इन द बेकिंग, in the processing of Swiss cheese, we use the bacteria called Propionibacterium shermani. Okay, remember this name, important again. Swiss cheese में कौन सा बैक्टीरिया यूज हुआ है? Propionibacterium shermani. Okay, and creates holes in the cheese. उसके अंदर बड़े बड़े holes होते हैं. The another cheese which is family is known as Roquefort cheese, और इस पर what we can say, fungus is grown for a typical kind of texture and taste. The fungus name is Penicillium roqueforti. Okay, तो ultimately हमने fungus का use किया, हमने bacteria का use किया, and you know that all these things are what we are using in day-to-day life. So this is the first point, how the microbes are useful in our day-to-day life. Remember that this chapter is very easy, but whenever we go through this chapter, I request you to keep your textbook along with you so that you just keep on underlining. Okay? So ये बात थोड़ी याद रखना. Alright. So this was all about our today's lecture. First we have seen the introduction, and then we have gone through the what you can say, thing, how the microbes are used in the household purposes. Thank you.